आई रिपोजिटरी आई डेटा मैपर पर आ चुका हूँ। आई रिपोजिटरी आई डेटा मैपर, हर जगह पर्सन रिपोजिटरी यूज हो रही है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि अभी आप पर्सन ऐड कर रहे हो, पर्सन ऐड करने के बाद कल को एक ऑडिट डेटा टेबल में भी एंट्री जानी चाहिए। ऑडिट टेबल में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, क्लाइंट बोलता है कि यार जब भी पर्सन टेबल में एंट्री कर रहे हो तो ऑडिट टेबल में भी एक एंट्री जानी चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट आती है और कोड यहाँ लिखा होता तो क्या होता? अब जितनी जगह आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट किया है कोड में, हर जगह जाके और डेटा कोड ऐड करो। अभी क्या करना है, खाली रिपोजिटरी में गए और जहाँ पर ये सेव वगैरह किया था वहाँ पर जाकर भाई ठीक है अपडेट करना है, डिलीट करना है, एक एक लाइन और ऐड हो जाएगी। वन टाइम कहाँ चेंज होगा? रिपोजिटरी में। पूरा कोड आपका थ्रू आउट चेंज नहीं होगा। तो ये एडवांटेज होता है कोड अच्छा लिखने का। एक बार लिखते हो अच्छा कोड, घटिया कोड बार बार लिखना पड़ता है। सर कौन है? यार मोहित को बोला था मैंने, कुछ लेके आया नहीं आया। मोहित है? मोहित अपडेट के लिए क्या करना है? अपडेट के लिए भी वही होगा, सेव चेंजेस। नहीं, हमने यहाँ कहाँ लिखा था पर्सन कंट्रोलर में? ये हमने किया था, ये था ना एडिट। हम ये फाइंड कर रहे थे, फिल डेटा कर रहे थे और अपडेट कर रहे थे, है ना? इसकी भी क्या ज़रूरत है? इस कोड को भी वहीं ले जाते हैं, सीधा बोलेंगे अपडेट और ये पर्सन, वो काम बाकी कर लेगा। ठीक है ना? हम बोलेंगे फाइंड पर्सन डॉट आई डी, पर्सन मिल गया। उसके बाद डेटा मैपर डॉट फिल डेटा, इंटरफेस यहाँ भी इसको भी चाहिए तो यहाँ भी डाल देते हैं। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो आई डेटा मैपर हट ही गया, इसको तो चाहिए ही नहीं। इट इज़ नॉट कंसर्न अबाउट इट, इसको चाहिए। ये बोलेगा डेटा मैपर डॉट फिल डेटा, इसने पर्सन फाइंड किया, मैप कर दिया, उसके बाद क्या करना है? सेव चेंजेस, सेव कर देगा। अगर आप यहाँ लिखना चाहो यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? नहीं तो आपकी इन मेमोरी रिपोजिटरी है, एंटिटी ऊपर आपने डिक्लेयर किया हुआ है, सब कुछ उसका मेमोरी में होता जा रहा है, तो सेव आप इसके बजाय वहाँ पर भी कर सकते हो। आपने सीधा बोला, कहाँ किया था एडिट? यहाँ पर सीधा आपने बोला अपडेट एंड डॉट सेव। ऐसे ही इंसर्ट के लिए देखते हैं। इंसर्ट का मतलब है ऐड एंड सेव, ठीक है ना? तो हमने किया था यहाँ पर एंटिटी डॉट पीपल डॉट ऐड, ये लाइन लिखा था हमने, इसको लेके जाते हैं अपना रिपोजिटरी में। इंसर्ट का मतलब एंटिटी डॉट पीपल डॉट ऐड पर्सन, ठीक है? डिलीट का मतलब, डिलीट कैसे किया था? ये था ये, रिमूव हो गया। और कुछ बचा? रिपोजिटरी, सब कुछ रिपोजिटरी पे आ गया है। रिपोजिटरी अपडेट, फाइंड, रिपोजिटरी इंसर्ट, सेव, सब कुछ हमारा कोड रिपोजिटरी के ऊपर है। क्लीन अप कर दूं, हटा दूं सब, ये डेट कोड हटा देता हूं, थोड़ा सा क्लीन लगे, अच्छा लगे।
ठीक है भाई. नाउ माई पर्सन कंट्रोलर हैज़ अ डिपेंडेंसी ऑन person repository, and this is a strongly typed dependency because person controller is actually creating the instance of person repository. ठीक है ना. यानी कि पर्सन कंट्रोलर को पता होना चाहिए कि पर्सन रिपोजिटरी का इंस्टांस कैसे बनेगा. क्या जरूरी है इसे पता हो कैसे बनेगा? हम लोग इतनी चीजें खाते हैं, यूज करते हैं, क्या आपको हर चीज की रेसिपी पता है कि बनती कैसे? What are you interested in? You are interested in end product. This person controller is just interested in the repository. It need to use that repository. Why should it be concerned about how to create that repository? तो ये टाइट कपलिंग से बाद में इश्यूज आएंगे डिजाइन में. इसीलिए जो क्रिएशनल लॉजिक है, डिपेंडेंसी का क्रिएशन शुड बी आउटसाइड. एक्सपर्ट को पता होगा कि कैसे बनाना है, वो बनाकर आपको देगा कि यूज कर लो. जस्ट लाइक अ होटल सिनेरियो, आप जाते हो दाल मखनी ऑर्डर करते हो, आप एक्सपर्ट बनाता है और आपको लाके देता है, आप यूज कर लेते हो. ऐसा तो नहीं है कि होटल में जाके बनाने लग जाते हो. I just want to act as a consumer. I am not concerned about how the product is created. क्रिएशनल एस्पेक्ट डिपेंडेंसी का बाहर होना चाहिए. एक अच्छा डिजाइन तभी बनता है. तो ये क्रिएशनल एस्पेक्ट अभी कहाँ पर है मेरा? इस क्लास में. बट क्या मैं बिना रिपोजिटरी के काम कर सकता हूँ? क्या मेरा कंट्रोलर रिपोजिटरी के बिना काम करेगा? तो ये डिपेंडेंसी किस तरह की है? डिपेंडेंसी है आई एम डिपेंडेंट ऑन इट, विदाउट इट आई कैन नॉट वर्क. तो ये डिपेंडेंसी जब बाहर से आएगी तो मैं इसको पास करूंगा वाया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन. बाय डिफॉल्ट कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता कंट्रोलर में, क्योंकि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को फ्रेमवर्क कॉल करता है. लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ अच्छा कोड ये होता है. देखो अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसे. अभी देखिए क्या हुआ. अभी देखिए क्या हुआ. दिस कंट्रोलर हैज अ डिपेंडेंसी ऑन आई रिपोजिटरी. हमेशा याद रखना थंब रूल डिजाइन प्रिंसिपल का, ऑलवेज डिपेंड ऑन बेस क्लासेस और इंटरफेसेस. दैट इज डिजाइन फॉर एब्स्ट्रैक्शंस. डिजाइन फॉर एब्स्ट्रैक्शन. जब भी कोड लिखो और एक्सटर्नल क्लासेस को यूज करो तो क्लासेस मत यूज करो. यूज करो या तो उनकी बेस क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट होंगी या इंटरफेसेस. अच्छा कोड बनेगा. क्लासेस यूज करने लग गए जैसे हम कर रहे थे रिपोजिटरी, तो घटिया कोड बनेगा. कोड बार बार चेंज करना पड़ेगा. टेस्ट ड्रिवन नहीं रहेगा. अब ये कोड टेस्ट ड्रिवन रहेगा. बताऊंगा टीडीडी कैसे आएगा इसके अंदर. बट अभी यहाँ तक क्लियर. मैंने बोला कि भाई जब भी ये कंट्रोलर यूज करना है रिपोजिटरी पास करो. लेकिन अब गड़बड़, अब हमने छेड़छाड़ कर दिया फ्रेमवर्क से. हमने एक कंस्ट्रक्टर डाल दिया ओवरलोडेड. ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के साथ प्रॉब्लम ये है, अगर आपने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर डाला है तो फ्रेमवर्क आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई करना बंद कर देता है. वो बोलता है भैया कंस्ट्रक्टर लिख रहा है तो डिफॉल्ट भी लिख अपने आप ही, अब मैं नहीं दूंगा. जब तक तू नहीं लिख रहा था फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा था. The moment you have written a constructor with parameter, framework will stop supplying the default constructor for you. लेकिन फ्रेमवर्क कॉल किसको कर रहा था? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को. तो अब आपकी एप्लीकेशन चलनी बंद हो जाएगी. नो पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर डिफाइंड फॉर दिस ऑब्जेक्ट. तो अब हमारा ये काम कैसे करेगा? अब ये चीज हमारी काम कैसे करेगी? उसके लिए अब मुझे छेड़छाड़ करनी पड़ेगी MVC फ्रेमवर्क से. इस कंट्रोलर को कॉल कौन कर रहा है? फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क में कौन? फ्रेमवर्क में एक क्लास है डिफॉल्ट कंट्रोलर फैक्ट्री. क्या? डिफॉल्ट कंट्रोलर फैक्ट्री. और उसका काम क्या है? उसका काम है कंट्रोलर क्रिएट करना. तो आपको उसे बताना पड़ेगा
कि ये जो कंट्रोलर मैं क्रिएट करने वाला हूँ इसमें एक पैरामीटर है इस टाइप का और उसका इंस्टेंस भी आपको बनाकर देना पड़ेगा। तो अभी एक लेवल और सुधार रहा हूँ, धीरे धीरे सुधारते जा रहे हैं चीज़ों को, एक लेवल और सुधारते हैं। पहले कंट्रोलर फैक्ट्री इंट्रोड्यूस करते हैं और इस कोड को चलाते हैं। तो हमने एक और क्लास बनाया, हमने क्लास बनाया कस्टम कंट्रोलर फैक्ट्री विच विल इनहेरिट डिफॉल्ट कंट्रोलर फैक्ट्री विच नेम स्पेस system.web.mpc। अब ओवरराइड करेंगे एक मेथड गेट कंट्रोलर इंस्टेंस। ये मेथड ओवरराइड करेंगे हम लोग। क्या मेथड है ये? गेट कंट्रोलर इंस्टेंस। यहां से इसको आई कंट्रोलर चाहिए। बाय डिफॉल्ट ASP.NET फ्रेमवर्क में आप कोई भी कंट्रोलर बनाते हो दैट इज एक्चुअली आई कंट्रोलर। भले ही आपने पर्सन कंट्रोलर बनाया या कोई भी बनाया, because every controller inherits from a base class called controller and that controller implements I controller। फ्रेमवर्क इसको कॉल करेगा आपको यहां से। अब क्योंकि कंट्रोलर बनाने का लॉजिक आपके पास है, आपको पता है कैसे बनेगा, क्या पैरामीटर पास करना है, तो मैं फ्रेमवर्क बना रहा हूं। देखो हमें चाहिए एक पर्सन रिपोजिटरी, घटिया कोड लिख दिया मैंने यहाँ पर फिलहाल, बाद में मॉडिफाई करूँगा। ये मेरे पास कंट्रोलर का टाइप आ रहा है, इसे तो इंस्टेंस चाहिए ना। इंस्टेंस रिफ्लेक्शन के थ्रू कैसे बनता है? रिफ्लेक्शन के थ्रू बनता है ऐसे, एक्टिवेटर डॉट क्रिएट इंस्टेंस, टाइप पास कर दिया, और अगर कोई पैरामीटर है तो ऑब्जेक्ट एरे कभी मैंने बोला एक्टिवेटर डॉट क्रिएट इंस्टेंस एज आई कंट्रोलर। एक्टिवेटर डॉट क्रिएट इंस्टेंस मैंने बोला कंट्रोलर टाइप क्या आएगा? अगर पर्सन कंट्रोलर को हिट मारा तो पर्सन कंट्रोलर टाइप आएगा, होम कंट्रोलर को हिट मारा तो होम कंट्रोलर टाइप आएगा। एक्टिवेटर क्लास एक मैजिक क्लास है, ये टाइप से ऑब्जेक्ट बनाती है, CTS मॉडल को फॉलो करती है। आपने बोला एक्टिवेटर डॉट क्रिएट इंस्टेंस, ये टाइप और ये ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम एक पैरामीटर ले रहा था तो आपने एक ऑब्जेक्ट एरे पास कर दिया पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर था, सिंगल कॉल हो जाएगा। देखते हैं इसको अब की बार, अभी नहीं चलेगा ये भैया, आपने लिख दिया। फ्रेमवर्क को थोड़ी ना पता है कि आपने फैक्ट्री बनाई है। तो global.asx में जाते हैं, फ्रेमवर्क को बताते हैं